So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, in this video we are going to start our next chapter, The Lost Spring. So first of all we will see the meaning of Lost Spring. Spring जो सीज़न होता है हमारा, जो स्प्रिंग सीज़न है वो एक बड़ा ही अच्छा जो सीज़न है हमारा माना जाता है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे खिल उठते हैं, ठीक है, कलियाँ खिलती हैं और चारों तरफ जो हमें जो बर्ड्स की जो चिरपिंग है वो सुनाई देती है। बट यहाँ पर क्या है कि लोस्ट स्प्रिंग एक ऐसी सुहावना मौसम जो गुम हो चुका है, जो खो चुका है, लोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि लोस्ट स्प्रिंग किस चीज़ को दिखाता है, द बैड कंडीशन, द बैड प्लाइट ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। जो बैड कंडीशन है उन गरीब बच्चों की, उस गरीब कम्युनिटी की, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर नाउ। Anish Jung 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। के जो अनीश जंग थे वो पैदा हुए थे राउरकेला में 1964 में, और इन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है और अपने जो अडल्ट एज है वो कहाँ पर, हैदराबाद में बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो कहाँ से ली थी, हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके जो माता पिता थे दोनों के दोनों क्या थे, वो राइटर्स थे। अनीश जंग बिगन हिज करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और अनीश जंग थे इन्होंने भी अपने जो करियर की जो शुरुआत की थी वो इंडिया में ही की थी। किसके फॉर्म में, एक राइटर के फॉर्म में। शी हैज़ बिन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट ऑफ फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, की वो बहुत सारे न्यूज़पेपर की इंडिया में भी और अब्रॉड में भी क्या रहे हैं, एडिटर रहे हैं और कॉलमनिस्ट रहे हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने जो कुछ एक जो बुक्स हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने ऑथराइज की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये फॉलोइंग जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो पैसेज है, ये जो फॉलोइंग हमारा जो लेसन है ये लिया गया है उनकी बुक से, जिसका क्या टाइटल है, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Here she analyzes the grading poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। कि यहाँ पर वो जो सिस्टम है, वो जो ट्रेडिशन है, उसको क्या करती है, एनालाइज करती है, जिसने इन बच्चों को मजबूर कर दिया है कि ये उस तरीके की ज़िंदगी में जी रहे हैं और इनका जो लाइफ है उसका शोषण हो रहा है, उसको शोषित किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हल्का फुल्का से बता दूं कि ये जो स्टोरी है हमारी लोस्ट स्प्रिंग, ये दो बच्चों की स्टोरी है। पहली बार में हम साहिब के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी बार में हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों ही बच्चे हैं, उनके कुछ ड्रीम होते हैं कुछ ना कुछ करने के। जो पहला है वो रेग पिकिंग का काम करता है, रेग पिकिंग मतलब जैसे कूड़ा बिनने वाले होते हैं। और जो सेकेंड है हमारा मुकेश, वो क्या करता है कि वो फिरोज़ाबाद में फैक्ट्री है, बेंगल्स की फैक्ट्री, वो वहाँ उस फैक्ट्री में काम करता है। पर दोनों ही अपने जो काम है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम इस स्टोरी को। समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। जो ये लाइन्स है ये बोली गई हैं साहिब के द्वारा कि कभी कभी मुझे है जो गार्बेज में जो कूड़े का ढेर होता है वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब फ्रॉम होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। कि मैंने ये पूछा, किसने पूछा, आई यहाँ पर कौन है, जो हमारा राइटर है और नरेटर है वो एक ही इंसान है, यानी कि अनीश जंग वो हमारे राइटर भी हैं और अनीश जंग ही हमारे नरेटर भी हैं, ठीक है। तो अनीश जंग उसको पूछती है कि आप ये ऐसा क्यों करते हैं। बोलती है कि मैंने उसको पूछा जिसको मैं हर सुबह मिलती थी, जो गोल्ड स्क्रॉन्च कर रहा होता था, ढूंढता रहता था कहाँ पर, जो गार्बेज डंप्स हैं उनमें, मेरे चाइल्डहुड में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना जो घर है वो काफ़ी पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कहाँ पर था, जो ढाका है उनके हरे भरे खेतों के बीच में उसका घर है जो वो स्थित था। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो ढाका आपकी किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो याद रहेगा आपको कि जो हमारा साहिब था वो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे 1971 में, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे हैं जो वो लोग वहाँ से उठ करके इंडिया में आए थे। तो उनमें से एक कौन था, साहिब भी था। His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him कि उसकी जो मेमोरी है वो, ठीक है, कोई ये नहीं है कि वो बहुत डिस्टेंट मेमोरी हो गई है। उसका जो घर था, उसके जो खेत थे, वो किसकी वजह से, वो उस स्टॉर्म्स की वजह से, उस तूफान की वजह से बह गए थे, गिर गए थे, सब कुछ तबाह हो गया था। ऐसा किसने बताया था, उसकी मदर ने उसको बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, ताकि वो गोल्ड ले सके। गोल्ड मीन्स वो रोजी रोटी कमा सके, वो पैसे ले सके। उस सिटी में वो इसलिए आए थे जहाँ पर वो अभी रहते हैं, तो गोल्ड की सर्च में वो यहाँ पर आए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और साहिब ने क्या बोला, उसने दूर देखते हुए बोला कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है।
साहिब बोलता है कि मुझे कभी कभी 1-2 रुपये मिल जाता है गार्बेज ऑफ डंप से। तो हमारे जो नरेटर है, जो राइटर है, वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, कि आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास है ही कुछ नहीं करने के लिए। गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली, मैंने बोला उसको कि स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइसेस मस्ट साउंड, ये देखते हुए कि जो एडवाइसेस होती है वो कितने खोखले टाइप की होती है, ठीक है, कितना खोखले टाइप का ये साउंड करते हैं। यानी कि जो एडवाइस होती है, किसी को फ्री में एडवाइस देना बहुत आसान काम है, लेकिन उसकी हेल्प करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। There is no school in my neighborhood, when they build one I will go। वो बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, और जैसे ही वो स्कूल बना देंगे तो मैं वहाँ पर है जो वो चला जाऊँगा। ये बातें कौन बोलता है? ये साहिब बोलता है। If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says smiling broadly। और मैंने पूछा, यानी कि जो आई है वो हमारा नरेटर के लिए यूज़ किया गया है। ध्यान रखना बार बार, नरेटर हमारा होता है जो स्टोरी को नरेट करता है, राइटर हमारा होता है जो स्टोरी को राइट करता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं किसी स्कूल को खोल देती हूँ, अगर मैं कोई स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम उसमें आओगे? और वो बड़ी ही ब्रॉड से स्माइल देता है और क्या बोलता है कि यस, मैं जरूर आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और कुछ एक दिनों के बाद मैंने क्या देखा कि वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था और क्या पूछ रहा था कि क्या आपका स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world। ठीक है, वो क्या बोलती है कि मैंने बोला कि ये स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कूल बड़ी जल्दी बन जाता है, स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। मैंने थोड़ा एम्बेरस होते हुए बोला, क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये नहीं था कि जो मैंने उससे प्रॉमिस किया था, ठीक है, लेकिन अभी मैं उस प्रॉमिस को जो फुलफिल नहीं कर पाई थी, पूरा नहीं कर पाई थी, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरा जो प्रॉमिस है वो पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया था उसकी वजह से क्या हो गया था कि उसका जो ब्लीक वर्ड था वो एकदम से क्या हो गया था, यानी कि हर कॉर्नर था उसका वो अबाउंड कर लिया गया था, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कि कुछ एक महीनों तक मैंने उसको जानने के बाद मैंने उसको उसका नाम पूछा। साहिब आलम। उसने क्या बोला? मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंसेस। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। और उसको नहीं मालूम था कि इस नाम का मतलब क्या होता है, साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यूज़ इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका क्या मतलब होता है कि ब्रह्मांड का देवता, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो वो इस पर है जो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, ठीक है, उसको विश्वास ही नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। कि वो क्या करता है कि अनअवेयर होते हुए, ना समझ होते हुए, अनजान होते हुए अपने नाम के मीनिंग से सिर्फ उन बच्चों के साथ में रोम्स करता है, स्ट्रीट्स में घूमता रहता है इधर से उधर, जो कैसे होते हैं, बेयर फुट बॉयज़ होते हैं। बेयर फुट जो नंगे पैर घूमते हैं, जिनके पास शूज़ नहीं है, चप्पल्स नहीं है, तो उन बच्चों के साथ में वो सुबह से लेकर के जो वो घूमना शुरू कर देते हैं। और वो सुबह कैसे लगते हैं, वो सुबह सारे के सारे जो है अपना जो भी थैला होता है उनका, वो रेगी पिकिंग का काम करते हैं। तो सुबह वो निकलते हैं उसको उठा करके, और कैसे लगते हैं, जैसे सुबह सुबह जो मॉर्निंग होती है हमारी बहुत अच्छी होती है, सुहावनी होती है, और उस टाइम पर जैसे बर्ड्स आते हैं और जैसे ही धूप है जो बढ़ने लग जाती है तो सभी सबके सभी अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। तो वैसे ही वो जो बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, कि कुछ एक महीनों के बाद मैं हर किसी को पहचानने लगी थी उनके गैंग में, ठीक है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक से पूछा कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर से सिंपल। उसने क्या आंसर किया कि मेरी मदर है जो मुझे शेल्फ से उसको है जो ला करके नहीं देती हैं, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और एक बच्चा उनमें से ऐड करता है इस चीज़ को कि अगर इसकी मदर शेल्फ में से इसको चप्पल चप्पल ला करके दे भी दे तो ये उसको नहीं पहनेगा, ठीक है। ये इस एक बच्चे ने आंसर किया दूसरे वाले ने, जिसने मिस मैच के जो शूज़ थे वो पहने हुए थे, यानी कि ऐसे शूज़ जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। यानी उसने एक पैर में कोई अलग कलर का शूज़ पहना हुआ था, दूसरे पैर में कोई अलग कलर का शूज़ पहना हुआ था। वन एक कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने बोला कि आपने जो अलग अलग है वो शूज़ क्यों पहने हुए हैं, कोई एक अलग डिज़ाइन का है, अलग कलर का है, दूसरा अलग है, तो उसने अपने पैर शफल करने शुरू कर दिए। शफल करना मतलब एक के ऊपर दूसरे पैर को जो रख लेना, छिपा लेना अपने पैरों को, ठीक है। आई वॉन्ट शूज़, उसने बोला कि मैं शूज़ आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑफ हिज लाइफ। एक तीसरा बच्चा बोलता है उसे टाइम पर कि मुझे भी शूज़ चाहिए क्योंकि मेरे पास शूज़ नहीं है, और वो ऐसा बच्चा था जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी शूज़ ना देखे हों, ठीक है। तो पहला बॉय है जिसको वो पूछते हैं कि चप्पल क्यों नहीं पहनी है,
वही आंसर करता है कि मेरी मदर ने मुझे शेल्फ से ला करके नहीं दी है। दूसरा बच्चा जिसने है जो जिसके जो शूज़ थे वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, वो आंसर करता है कि अगर इसकी मदर इसको ला करके दे भी देंगे तो ये नहीं पहनेगा। ठीक है, राइटर उसको पूछते हैं कि आपके जो शूज़ है वो मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे भी शूज़ चाहिए, शायद उसने अपने लाइफ में कभी भी शूज़ देखे नहीं थे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ और विलेज रोड्स। कि मैंने इतने सारी कंट्री में ट्रैवल किया है, पूरी की पूरी कंट्री में मैं घूमी हूँ, और मैंने क्या देखा है कि मैंने बच्चों को देखा है वो नंगे पैर अपनी सिटीज़ में, अपने विलेजेस के रोड्स पर जो ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर से उधर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। कि ये सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है वो इसलिए बेयरफुट रहते हैं, बल्कि एक ट्रेडिशन भी बन चुका है उन लोगों के लिए। अगर उनको कोई शूज़ दे भी दे तो वो उसको नहीं पहनेंगे, उनको जो नंगे पैर रहना है वो उन्होंने अपनी एक परंपरा बना ली है, वो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आई वंडर, वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा अचंबा हुआ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कि पॉवर्टी की ये भी कोई परपेचुअल स्टेट हो सकती है। ठीक है, ये भी एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, एक बहाना हो सकता है। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest। कि मुझे याद आती है एक आदमी की स्टोरी, ठीक है, जो उडुपी से था। उसने मुझे एक बार बताई थी कि जब वो एक यंग बॉय हुआ करता था तो वो कहाँ पर, जो स्कूल के उनके बैक साइड में क्या था, उनका जो टेम्पल था जहाँ पर उसके फादर प्रिस्ट थे, वो वहाँ पर जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो क्या किया करता था कि उस टेम्पल के सामने थोड़ा टाइम के लिए रुका करता था और एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। कि 30 सालों के बाद क्या हुआ कि मैं उसके टाउन में, उसके उस टेम्पल में गई वहाँ पर, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन। जो अब एक एयर की वजह से, यानी कि हवा की झोंके की वजह से एक डिसोल्यूशन हो चुका था, एक ढेर लग चुका था। ठीक है, यानी ख़त्म हो चुका था वो। ठीक है, इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट। और वहीं पर बैक यार्ड में क्या था कि एक नया प्रिस्ट, एक नया पुजारी वहाँ पर रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग, ऑन अ फोल्डिंग बेड। कि वहीं से मैंने क्या देखा कि एक जो बच्चा है जिसने ग्रे कलर की जो यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई थी, उसने सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे। ठीक है, वो हाँफते हुए आता है और अपना जो बैग है वो अपने फोल्डिंग बेड पर है जो फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। और उस बच्चे को देख करके मुझे वो दूसरे बच्चा याद आ गया जिसने भगवान से प्रार्थना की थी, जिसके पास में क्या आ गए थे कि उसने फाइनली क्या लिए थे, उसने पेयर ऑफ शूज़ उसके पास आ गया था, जूतों का जो जोड़ी है वो उसके पास आ गया था। लेट मी नेवर लूज दैम। कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इनको कभी भी ना गुम करूँ। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और भगवान ने उसकी प्रेयर है जो वो ग्रांट कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़। अब जो यंग लड़का था वो उस प्रिस्ट का अब कैसा था, वो अब शूज़ पहने हुए थे, उसने शूज़ पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस। लेकिन बहुत सारे जो रेग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो शूज़लेस रहते हैं। मेरे नेबरहुड में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो वो रेग पिकिंग का काम करने वाले हैं, जो बेयर फुट रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे राइटर है, जो नरेटर है, वो इस चीज़ को बता रही है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to the Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। वो क्या बोलते हैं कि जो मेरी एक्वेंटेंस थी, वो जो मेरी उत्सुकता थी, मेरी जो क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए बेयरफुट रैग पिकर्स के बारे में, वो मुझे कहाँ लेकर के जाती है, सीमापुरी लेकर के जाती है। ये कहाँ पर, ये दिल्ली की पेरिफेरी, दिल्ली के किनारे पर एक जगह थी जो उससे कुछ एक दूर पड़ती थी। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और वो लोग जो यहाँ पर रह रहे थे वो सारे के सारे बांग्लादेश से आए हुए थे। जो 1971 में, आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश का पहला नाम ईस्ट पाकिस्तान था, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत चला करती थी। लेकिन बाद में जब 1971 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उस युद्ध में उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश को एक अलग से कंट्री है जो वो बना दिया गया और इसका नाम बांग्लादेश दे दिया गया। तो उस टाइम पर बहुत से लोग उठ करके यहाँ पर आए थे। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम। और साहिब की परिवार भी उनमें से एक था। Simapuri was then a wilderness, it still is, but it is no longer empty. In a structure of mud with roof of tins and tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 ट्रैक पिकर्स। कि वो बोलता है कि जो सीमापुरी था वो अभी भी एक जंगल की तरीके से था, एक खूंखार तरीके से था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही शांत था। ठीक है, वो कोई एम्प्टी प्लेस नहीं रह गया था। अब वहाँ पर क्या था, जो मड के स्ट्रक्चर में,
इतने जो गारा था वहाँ पर, इतनी मिट्टी थी, इतनी धूल थी वहाँ पर, जिनके जो वहाँ पर घर बने हुए थे, जिनके जो रूफ थी वो टिन की थी या फिर तरपाल की बनी हुई थी, डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर सीवेज का कोई सिस्टम ही नहीं था, जो रनिंग जो वाटर था वो ऐसे ही बहता जा रहा था। और वहाँ पर 10,000 के आसपास जो रेग पिकिंग का काम करने वाले लोग थे वो वहाँ पर रहा करते थे। जैसे एक बस्ती होती है, एक स्लम होती है, स्लम में जो गरीब लोग रहते हैं वो अपनी जो अपनी रूफ होती है वो ग्रास से बना लेते हैं, कई बार फटियों से बना लेते हैं। तो वैसे ही टिन की या फिर जो तरपाल की उन्होंने क्या बनाई हुई थी, अपनी रूफ्स बनाई हुई थी, और वो उस मड स्ट्रक्चर में ऐसे ही वो रह रहे थे। They have lived here for more than 30 years without an identity, without a permit, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grains. वो यहाँ पर रह रहे थे कि 30 सालों से भी ज़्यादा वो यहाँ पर रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के, बिना किसी परमिट के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था जिनमें उनका नाम था वोटर्स की लिस्ट में, और जो उनको अनेबल करता था कि वो थोड़ा बहुत जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो खरीद सकें। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के जो आइडेंटिटी होती है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, फूड होता है, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय कि किसी पहचान पत्र के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू आवर बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वो क्या बोलते हैं कि अगर हम है जो वो अपनी फैमिली को अच्छे से खाना खिला सके और बिना पेट के दर्द के, यानी कि बिना भूखे रहें, अगर हम अपने अपने बेड पर चले जाएँ तो क्या होगा, वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तब हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कि वहाँ के हमारे उन खेतों के जिनमें कोई ग्रेन ही नहीं है, जिनमें हम खेती ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर रह करके हम अपना खाना पीना कर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, और बिना किसी दुख परेशानी के अपने बेड पर आराम से रातों को सो सकते हैं, तो हमें वो जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है बजाय कि अपनी उस जगह की जो हमारी खुद की है लेकिन जिसमें एक अनाज का दाना तक पैदा नहीं होता। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टाटर्ड साड़ी व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। ये किन्होंने बोला, उन विमेन ने बोला जिन्होंने टाटर्ड साड़ीज पहनी हुई थी, कि जब उनसे अनीश जंग ने क्वेश्चन किया कि आपने अपना घर बार क्यों छोड़ दिया, इतने सुंदर जो आपके रिवर्स थी, जो फील्ड्स थे, वो क्यों छोड़ दिए, तब उन्होंने ये जो इन्वर्टेड कॉमाज वाली बात है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक वो इन्होंने बात कही। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, कि जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता था वो अपने टेंट्स है जो वहीं पर लगा लेते थे और वही उनका घर बन जाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनके वो उसी में पला बड़ा करते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और फिर सर्वाइवल में उनकी आजीविका चलाने में उनके पार्टनर बनते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, और जो सर्वाइवल था सीमापुरी में वो क्या था, उसका क्या मीनिंग था, रेग पिकिंग करना। थ्रू द years it has acquired the proportion of a fine art, garbage to them is gold, it is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more। वो क्या बोलते हैं कि ये जो एक्वायर थी इस चीज़ की ज़रूरत ने उनको क्या बना रहे थे कि फाइन आर्ट बन गई थी, कि उनको है जो इस काम में बड़ा अच्छा लगता था, वो इस काम को बड़े बखूबी करते थे। ठीक है, और जो गार्बेज था वो उनके लिए क्या था, गोल्ड था, वो सोना था, उनका डेली का ब्रेड था जिससे वो खाना पीना कर सकते थे। उनके सिरों पर छत था, भले ही वो जो छत है वो चाहे लीकिंग छत हो उनकी, लेकिन बच्चों के लिए क्या था, इसका मीनिंग इससे भी और ज़्यादा गहरा था। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up, और साहिब ने अपनी जो चमचमाती आंखों से क्या बोला कि कभी कभी तो मुझे ना उस गार्बेज में 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चा है एक्साइटेड हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि देखो मैं कितना महान वाला काम जो है मैं करता हूँ, कि मुझे गार्बेज में कभी कभी तो 1 सिक्का मिलता है लेकिन कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what is meant to their parents. और ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को ढूंढना शुरू कर दो और आपको उसमें से सिल्वर कॉइन्स मिलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जिसके लिए आप उस जो कूड़ा है, वो जो गार्बेज है, उसको खुरेद रहे हो, उसको जो निकाल रहे हो बाहर, और आपको कुछ चीज़ मिल जाए तो आपको लगता है कि अगर ये मिल गई है तो शायद और भी ना हो इसके अंदर, तो आपकी वो जो एक्साइटमेंट होती है, वो जो उस टाइम पर आपको लगता है कि शायद इसके अंदर और भी होगा, तब आप अपने आप को नहीं रोक पाते हो और आप उसको और भी टटोलना स्टार्ट कर देते हो इस चीज़ की उम्मीद में। ठीक है, और क्या बोलता है कि बच्चों के लिए जो मीनिंग है गार्बेज का वो कहीं अलग है उनके पेरेंट्स से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ड्रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है कि ये छिपा हुआ वंडर है, जादू है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो एल्डर्स हैं उनके लिए क्या मतलब है कि ये सिर्फ सर्वाइवल है, जीवन जीने का एक तरीका है। One winter morning,
I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, contented to watch it standing behind the fence. और एक सुबह एक विंटर की सुबह पे मैंने साहिब को देखा कि वो खड़ा हुआ था फेंस गेट के सामने मेरे नेबरहुड क्लब में, और वहाँ पर वह जो दो यंग मैन को देख रहा था जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो क्या कर रहे थे, वो टेनिस खेल रहे थे। और वो खड़ा होकर के क्या बोलता है कि मुझे भी ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खड़ा हुआ था उन फैंस के पीछे। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, कि मैं अंदर जाता हूँ कि जब कोई भी यहाँ पर नहीं होता है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे क्या करने देता है, वो मुझे स्विंग करने देता है, वो मुझे झूला झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts, कि वो बोलते हैं कि साहिब ने भी क्या पहने हुए हैं, जो टेनिस के शूज़ है वो पहने हुए हैं, जो बड़े ही कैसे लग रहे हैं, स्ट्रेंज लग रहे हैं, बड़े ही डिस्कलर्ड लग रहे हैं उसके शर्ट पर और उसके शॉर्ट्स पर। उसने जो शॉर्ट्स और जो शर्ट पहनी हुई है वो उनसे मैच नहीं कर रहे हैं। Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation, कि उसने अपने जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है उसमें बताया कि किसी ने ये मुझे दे दिए हैं ये शूज़। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और ये क्या लगते थे कि ये जो शूज़ थे ये किसी रिच जो आदमी है उसके बेटे ने है जो डिस्कार्ड कर दिया था, इनको पहनने से मना कर दिया था। और मना करने का रीज़न क्या था कि उनमें से एक के अंदर क्या था, होल बना हुआ था, छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, और उसने उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया कि इसके अंदर कोई होल बना हुआ है, कोई सुराख है इसके अंदर। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट इवन शूज़ विद अ होल इज ड्रीम कम्स ट्रू, एक ऐसा आदमी जो इतने लंबे सालों से है जो बेयर फिट रहा हो, जिसने नंगे पैर है जो अपनी पूरी की पूरी जो ट्रैवलिंग की है, जो वॉक किया है, ठीक है, वो नंगे पैर घूमता हो और उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, भले ही उसमें कोई होल क्यों ना हो, तो ये उसके लिए क्या हो जाता है, जैसे कि उसका कोई सपना साकार हो चुका है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन वो जो गेम थी, वो जो देख रहा था वहाँ खड़ा होकर के, वो सचमुच में उसकी अप्रोच से कहीं दूर थी, उसकी पहुँच से बहुत दूर थी। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस सुबह क्या था कि जो साहिब था मिल्क बूथ पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या था, स्टील का कैनिस्टर था। आई ना वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और दूर दूर से ही उसने है जो उस पर पॉइंट आउट करते हुए है जो वो बोला कि अब मैं कहाँ पर, इस टी स्टॉल में, यहाँ पर है जो वो काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, वो क्या बोलता है कि मुझे 800 रुपये पे किया जाता है और मुझे खाना दिया जाता है। डस ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है, आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और मैंने क्या देखा कि उसका फेस था, उसने बड़ी ही केयर फ्री सी लुक दी, ठीक है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली, और जो कैनिस्टर का जो कैनिस्टर था, जो स्टील का कैनिस्टर था, वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगा उस बैग से, जो कहाँ था, जो उसने जो लटकाया हुआ था ऑन हिज ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, जो बैग था वो उसका खुद का था, लेकिन जो स्टील का कैनिस्टर था वो किससे बिलोंग करता था, जो ऑनर था उस शॉप का जहाँ पे वो काम करता था, वो उससे बिलोंग करता था। और अब मुझे लगता है कि जो साहिब है वो खुद का मालिक नहीं रहा, यानी कि उसकी खुद की जो इच्छाएं थी वो खुद की नहीं रही, अब वो दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दिया था उसने। ओके, सो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, और मुझे बता सकते हो कि अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं, इसके आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।